दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आज के वक्त में हर इंसान के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। फिर चाहे किसी को गाड़ी लेनी हो या घर, इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। आज हमारे साथ हैं कैलाश सिंह जी, जो पेशे से एक बैंकर हैं और देश के बड़े बड़े बैंक्स के साथ पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं। करंटली ये नोएडा रियल एस्टेट मार्केट में एक प्रोमिनेंट फिगर हैं और लोगों की होम लोन प्रोसेस को आसान और एफर्टलेस बनाने में मदद करते हैं फ्रॉम ऑल द बैंक्स एंड NBFCs। अब सवाल ये है कि आज ये हमारे साथ क्यों हैं, तो उसका जवाब है आप लोगों की वजह से। दोस्तों, आपके होम लोन्स को लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं जिसको देख के एक पल को हम भी चकरा जाएं। तो हमने सोचा क्यों ना आज मार्केट के किंग को ही बुला लिया जाए, जो आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, लोन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी एंड अदर वेरियस डाउट्स क्लियर करें। Hi sir. Hello. So welcome to our podcast. Today we are going to have a series of questions जो किसी भी real estate buyer, investor के मन में चल रहे होते हैं when they are planning to purchase anything related to home loan। तो उसमें क्या process होती है, क्या eligibility होती है, या और भी other various doubts जो जिसकी वजह से उनको किसी भी बैंकर के पास जाना पड़ता है, वो questions आज हम आपसे करेंगे। तो हमारे viewers के doubt clear करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बैंकर बनने का क्यों सोचा और अभी तक आपकी बीइंग अ बैंकर कैसी जर्नी रही है? बैंकर बनने का क्यों सोचा, तो इसका तो सही जवाब यही है कि एक जॉब चाहिए थी, पैसा चाहिए था, इसलिए बैंकर बना। दूसरा, मैंने अपनी जर्नी 2007 से स्टार्ट करी जी फाइनेंस के साथ, और वहाँ से स्टार्ट करते करते आज आप देख ही रहे हो कि शायद ही कोई ऐसा लीडिंग ब्रांड होगा, लीडिंग बैंक होगा जिसके साथ मैंने काम नहीं करा। एक्सिस, HDFC, ICICI, IDBI, सबके साथ मैंने बहुत सालों तक काम करा है। और 2018 के बाद से शायद ही कोई ऐसा बैंक है जिसके लिए मैं काम नहीं कर रहा, और शायद ही कोई ऐसा रेपुटेटेड बिल्डर है जिसके लिए काम मैंने ना करा हो। तो ये तो तब से लेके अब तक की जर्नी है। सर, एज अ बैंकर जब भी कोई होम बायर आपके पास आता है आप उनकी मदद करते हो, ये बात है। बट ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हो उनकी कोई भी होम लोन पास या फाइनलाइज करवाते टाइम? दो तरीके के चैलेंजेस मोस्टली फेस होते हैं इसमें। एक तो होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दूसरा है प्रोफाइल रिलेटेड। सो प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर हम उसके चैलेंजेस की बात करें, तो प्रॉपर्टी में लाइक यहाँ के अगर आसपास की अथॉरिटी की बात करें, नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, यमुना अथॉरिटी है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ में कोई चैलेंज नहीं आता। अगर हम बात करते हैं आसपास में, इन अथॉरिटीज़ के सेक्टर के साथ में बहुत सारे गांव हैं, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो उस प्रॉपर्टीज़ में फ़ंड नहीं होता। अगर हमारा कोई होम बायर वहाँ की प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो हम उस पे लोन की फैसिलिटी नहीं करा सकते। सो इस सब अथॉरिटी की, जो अपने आसपास की अथॉरिटी हैं, जो अथॉरिटी द्वारा सेक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो वो सारी प्रॉपर्टी फंडेबल है, उसमें कोई किसी भी तरीके की चैलेंज नहीं आता है। दूसरा पॉइंट जो आपने पूछा निकिता, सो जो प्रोफाइल रिलेटेड है, प्रोफाइल अगर मैं अर्निंग है मेरी, मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, वाइट में अगर ट्रांजैक्शंस आ रही तो इसमें कहीं कोई चैलेंजेस नहीं है। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर एनी होम लोन, या ऐसा कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो रिक्वायर्ड होता है? निकिता, ये डिपेंड करता है मेरे प्रोफाइल के ऊपर। अगर मैं जॉब करता हूँ तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है। सो ये डिपेंड करता है केस टू केस, बट अगर हम इन जनरल बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, घर का एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ईजिली आज के टाइम पे सबके साथ अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्रॉपर्टी पेपर्स की बात करें, तो अगर किसी बिल्डर के प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो BVA चाहिए होता है, डिमांड लेटर चाहिए होता है, पोजीशन लेटर चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं ऐसे, बट बेसिक डॉक्यूमेंट यही सारे डॉक्यूमेंट हैं। ओके, एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेम? निकिता, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि सभी लोग एलिजिबल हैं, बट हाँ, अगर मैंने पास्ट में कुछ ऐसे बैंक के साथ कोई डिफ़ॉल्ट कर रखा है या मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, ऐसे ही लोग एलिजिबल नहीं हैं, बाकी सभी लोग एलिजिबल हैं। तो सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि सैलरीड एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के लिए डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो वो क्या डिफरेंस होता है? सैलरीड के लिए निकिता, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, ये मेजर डॉक्यूमेंट हो गए, ये इनकम के डॉक्यूमेंट हो गए। बाकी तो पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, ये तो दोनों केसेस में बराबर है। अगर अपन बिजनेसमैन की बात करें तो उनके लिए फॉर्म 26AS, GST रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न, उनके सारे एनेक्सर जैसे P&L, बैलेंस शीट,
ये सारे डॉक्यूमेंट और उनके 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, तो ये सारा कुछ बिजनेसमैन में लगता है। तो सर अभी जैसे हमने बात करी कि डॉक्यूमेंटेशन के केस में सैलरीड एम्प्लॉयज़ और बिजनेसमैन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो जो होम लोन का अमाउंट बैंक प्रोवाइड करवाती है, क्या उसमें भी कोई डिफरेंसेस आते हैं? जी नहीं निकिता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के लिए डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा अलग है कैटेगरी के हिसाब से, बट लोन अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हम अप टू 93 लाख की कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, दोनों कैटेगरी में, चाहे सैलरीड हो या बिज़नेसमैन हो, तो उनको लोन मिलता है प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%। और अगर हम मोर देन 93 लाख, मैं प्रॉपर्टी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, हम्म। अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू या प्राइस 93 एंड अबव है, तो जो हमारा लोन का अमाउंट होगा वो 75% ऑफ द कॉस्ट हो। प्रॉपर्टी कॉस्ट। यस। सर अभी जो आपने वैल्यू मेंशन करी 93 एंड मोर देन 93, क्या उसमें अदर चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं या फिर बायर को वो खुद से पे करने होते हैं? सो निकिता, जैसे आपने अभी पूछा कि 93 एंड मोर देन 93, अगर मैं 93 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, सो ऐसा हो सकता है कि किसी बिल्डर से मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें 80 लाख तो बेसिक चार्जेस हैं एंड 13 लाख अदर चार्जेस हैं। सो मोस्टली ये 93 उसमें कंसिडर होते हैं, ये टोटल चार्जेस में सारे अदर चार्जेस पे भी लोन होता है। अगर नहीं होता तो आप पकड़ लो, अगर मेरा अलॉटमेंट 93 का है तो 92 इज़ माई वैल्यू जिस पे बैंक लोन हमें कर देगा। मतलब 1 आध लाख के कुछ ऐसे चार्जेज होते हैं, टैक्सेस होते हैं जो कंसीडर नहीं होते, अदरवाइज सारे चार्जेस उसमें कवर होते हैं। ओके सर। रजिस्ट्री वैल्यू बैंक कवर नहीं करता, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। हम्म। रजिस्ट्री वैल्यू बैंक फंड नहीं करता। निकिता, जैसा भी हम बात कर रहे थे रजिस्ट्री के चार्जेस की, सो रजिस्ट्री चार्जेस बैंक फंड नहीं करता। कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि किस केस में ये फंड होता है और किस केस में ये नहीं होता। मैं आपको बताऊं, 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी हैं बैंक हम्म। लोन की। एक तो है डायरेक्ट अलॉटमेंट, जो हम किसी भी बिल्डर से डायरेक्टली प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसमें बैंक लोन होता है। उस केस में तो अदर चार्जेज लाइक क्लब चार्जेज, आईएफएमएमएस, इसी तरीके के चार्जेज होते हैं। ये चार्जेज हमारे टोटल कॉस्ट में जो 93 वाला नंबर मैंने बताया था उसमें कंसिडर होता है। हम्म। दूसरी कैटेगरी हमारी बिल्डर ट्रांसफ़र की। बिल्डर ट्रांसफ़र बोले तो मैं एक पुराना बायर हूँ जिसने कभी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है। अब रजिस्ट्री मेरी नहीं हुई है, बट मैं वो प्रॉपर्टी किसी को बेचना चाह रहा हूँ, ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। उस केस में बिल्डर ट्रांसफ़र चार्ज लेता है। ये ट्रांसफ़र चार्ज जो हमारे करंट बायर हैं उसमें कंसिडर नहीं होता, उनकी कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं होता। तीसरी कैटेगरी है रीसेल की। रीसेल जिसमें नोएडा अथॉरिटी हमें ट्रांसफ़र परमिशन देती है, तो ये ट्रांसफ़र परमिशन के चार्जेस भी उस कॉस्ट में कवर नहीं होते। तो ये बेसिकली 3 तरीके की कैटेगरी हो गई। एक हो गया डायरेक्ट फ्रॉम बिल्डर, दूसरा एंडोर्समेंट जिसको बिल्डर ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, और तीसरा है रीसेल। तो सर किसी भी इंडिविजुअल की मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या रहती है बैंक लोन अवेल करने के लिए? सो निकिता, अभी जैसा आपने ओन कंट्रीब्यूशन की बात करी, डायरेक्ट अलॉटमेंट के केस में ये फीचर क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मेरा ओन कंट्रीब्यूशन होगा। मोस्टली बिल्डर्स का फीचर क्लॉज 10% का ही होता है। सो क्लाइंट कैन पे 10% एंड अवेल बैंक लोन। 10% देने के बाद वो बैंक लोन अवेल कर सकते हैं, और बैलेंस जो उनका 10% रह गया वो कैसे कैसे देना, वो फ्यूचर के डिमांड के साथ दे सकते हैं। और भी ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आपके जो भी क्लाइंट होंगे वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको पूरा ब्रीफ करूँगा। फिर सर जब हम होम लोन की बात कर ही रहे हैं तो लोगों को ये लोन कहाँ से लेना चाहिए? प्राइवेट बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से या फिर एनबीएफसी से? निकिता, ये डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर, कि अगर हम बिल्डर की बात करें तो वो बिल्डर कौन कौन से बैंक से अप्रूव्ड है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि डायरेक्ट अलॉटमेंट के केसेस में बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स उसको फ़ंड नहीं करते। गवर्नमेंट बैंक्स तब उनको फ़ंड करते हैं जब उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। सो उस केस में अपने पास बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं प्राइवेट बैंक्स। हम्म। कुछ जगह पे अगर मेरा प्रोफाइल में कुछ चैलेंज है तो उसको एनबीएफसीज फंड करते हैं। सो ये तो बहुत वाइड क्वेश्चन है कि ये कहाँ से फंड होगा, ये मेरी ज़रूरत क्या है और वो फुलफ़िल कहाँ से हो रही है। मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, उस पे कोई गवर्नमेंट बैंक फंड नहीं कर रहा, कोई प्राइवेट बैंक नहीं फंड कर रहा, फिर हम एनबीएफसी की तरफ जाते हैं कि कोई एनबीएफसी उस पे फंड करता है। आज के टाइम पे शायद ही ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, शायद ही ऐसा कोई प्रोफाइल है जिसको लोन नहीं मिलता। हाँ, मिलने को तो इतने बैंक हैं, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही मिलेगा, बट डिपेंड करता है मेरी प्रोफाइल, मेरी ज़रूरत क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन तीनों बैंक्स को एक दूसरे से अलग बनाते हैं? निकिता, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो जैसा आपको मैंने पहले ही बताया, जहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं वैसे चैलेंजेस को एनबीएफसी कवर करता है। हम्म। सो उस कवर के अगेंस्ट वो हमें
रेट हायर चार्ज करता है, फीस हायर चार्ज करता है। तो अगर हम एनबीएफसी से जहाँ भी फंडिंग कराते हैं उसमें रेट और फीस दोनों चार्जेस ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स। और अगर हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करें, लाइक गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक में, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़र्क नहीं है। अगर कहीं फ़र्क है भी तो वो 5 पैसे का ही फ़र्क है। तो कोई बैंक आपको 8.25 चार्ज कर सकता है, उसके कंपेरिजन में दूसरा कोई 8.2 आपको चार्ज कर सकता है। इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। फ़ीस की भी बात करें तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है। सो इन दोनों में तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बैंक्स डायरेक्ट अलॉटमेंट वाली बहुत सारी बिल्डर की प्रॉपर्टीज़ पे फंड नहीं करती, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो एक डिफरेंस होता है। ओके सर। सर अब आप हमारे दर्शकों को करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और उनके टाइप्स के बारे में बताइए। सो निकिता, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट बेसिकली 8.2 से लेके 8.5 8.55 तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम पे बैंक्स चार्ज करती हैं, क्योंकि अभी रेपो रेट में भी कुछ चेंज आया है और कुछ बैंकों ने वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, कुछ बैंकों में भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। दूसरा, हम अगर टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके के रेट्स हैं। एक होता है फिक्स, दूसरा है फ्लोटिंग, तीसरा है टीजर रेट्स। सो अगर हम फिक्स्ड की बात करें तो बैंक्स फिक्स रेट थ्रू आउट द टेन्योर, लाइक होम लोन जो होता है वो 15 साल 20 साल के लिए होता है, 25 साल के लिए होता है। सो इतने टाइम के लिए फिक्स रेट ऑफर नहीं करता। मोस्टली लोग इसको फ्लोटिंग पे अवेल करते हैं और फ्लोटिंग लेना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में रेट बढ़ता है तो वो बढ़ जाता है, घटता है जब आरबीआई रेपो रेट घटाती है तो उनका रेट भी घट जाता है। तीसरा रेट मैंने आपको बताया टीजर रेट। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत के टाइम पे लाइक 2 साल तक आपका लोन, 3 साल तक आपका लोन, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। तो उतने टाइम के लिए आपका लोन फिक्स रहेगा, उसके बाद आपका लोन फ्लोटिंग पे हो जाता है, इसको टीजर रेट बोलते हैं। तो टीजर रेट कई बार बैंक की स्कीम के अकॉर्डिंग होता है, कुछ बैंक ऑफर करते हैं, कुछ बैंक नहीं ऑफर करते हैं। सो अगर तीनों की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लोटिंग रेट हमें अवेल करना चाहिए हमारे ग्राहकों को। तो आप हमारे दर्शकों को गाइड करेंगे कि वो फ्लोटिंग की तरफ जाएं। फ्लोटिंग रेट अवेल ओके करें। सर। सर फिर इसी के साथ हमारे दर्शकों के मन में एक और क्वेश्चन आ जाता है। कई बार वो अपना होम लोन या फिर बैंक लोन ट्रांसफर करने के लिए सोच रहे होते हैं दूसरे बैंक में जहां लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो क्या ये पॉसिबल है? जी निकिता, बिल्कुल ये पॉसिबल है। हम लोन वो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई बार तो क्या होता है, जैसे आपका लोन किसी एग्जिस्टिंग बैंक से चल रहा होता है, आप जब लोन ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस के लिए उनको इनिशिएट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो या तो वही बैंक आपका रेट कम कर देता है, तो आपको बेनिफिट हो गया। हम्म। अगर वो नहीं कर पाते तो आप अपना लोन वहाँ से स्विच कर सकते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आपको रेट कम ऑफ़र होता होगा। तो उसके लिए भी आपके ग्राहक मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें पूरी उनकी मदद करेंगे। जी सर। सर जो अभी हमने बात करी टेन्योर को लेके 10 साल या 15 साल, तो वो कितना हो सकता है? निकिता, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोफाइल के ऊपर और मेरी एज के ऊपर कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। हम्म। अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, आप 5 साल के लिए लोन ले सकते हैं। मेरी सैलरी थोड़ी कम है, मुझे लोन 20 साल के लिए चाहिए होगा। हो सकता है मेरी एज आज 30 साल के लिए, तो रिटायरमेंट एज जो बैंक कंसिडर करती है वो 60 साल करती है, कुछ बैंक 70 साल भी करती है। सो मेरी एज के 70 साल होने तक मैं लोन ले सकता हूँ। सो आज अगर मैं 35 साल का हूँ हम्म। और 70 साल अगर मैं एज वो करूँ, तो यानी मुझे 30 साल का लोन मिल सकता है। कुछ बैंक 60 साल कंसिडर करते हैं, तो 35 साल वाले को 25 साल का लोन मिल जाएगा। ओके सर। सो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, किसी भी टर्म के लिए हम लोग लोन ले सकते हैं। सर फिर मैक्सिमम टेन्योर क्या हो सकता है? मैक्सिमम टेन्योर 30 साल हो सकता है। 30 साल से ज़्यादा होम लोन नहीं हो सकता। ओके, तो सर कुछ लोग जो सोच रहे होते हैं 50-60 साल, वो सब पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम 30 साल, 30 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। जी सर। सर फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसने होम लोन लिया हुआ है, क्या वो टेन्योर से पहले अपने होम लोन को पे कर सकता है, या फिर मैं पूछूं क्या प्रोसेस रहता है उसके पीछे? जी निकिता, जिसने भी होम लोन ले रखा है वो अपने टेन्योर से पहले कभी भी लोन बंद कर सकते हैं और पार्ट पे कर सकते हैं। लाइक मैंने 40 लाख का लोन लिया हुआ है और मैंने लोन अभी से 4 साल पहले लिया था। हम्म। तो आज मैं बैंक को अप्रोच करता हूँ, मुझे लोन बंद करना है। मेरे लोन का जितना आउटस्टैंडिंग है, लाइक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग होते हैं, तो जितना आउटस्टैंडिंग है उतने का चेक मैंने ब्रांच को विजिट करके चेक दे दिया और मेरा लोन बंद हो जाएगा उस दिन से। इसको फोरक्लोजर बोलते हैं। और एक होता है पार्ट पेमेंट, लाइक मैं 40 लाख मेरा आउटस्टैंडिंग है, 40 लाख आज मेरे पास नहीं है, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 3 लाख हैं, वॉट एवर,
कुछ भी मैं पहले बैंक को दे सकता हूँ, वो सीधा मेरे प्रिंसिपल को उतना रिड्यूस करता है। सो ये 2 तरीके का वो हो गया, एक हो गया फोरक्लोजर, यानी टाइम से पहले हमने अपने लोन को बंद कर दिया, दूसरा हो गया पार्ट पेमेंट। दोनों के कोई चार्जेस नहीं है, बैंक एडिशनली कोई भी चार्ज नहीं करता। जिस दिन हम पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट कर रहे होते हैं, ये दोनों अमाउंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल को ही रिड्यूस करता है। सर इसके पीछे कोई अलग से प्रोसेस होती है? कोई प्रोसेस नहीं होता है, कुछ बैंकों में ऑनलाइन का प्रोसेस है, कुछ बैंकों में आपको ब्रांच विजिट करना होता है सिंपली। सर फिर कभी कभी कुछ क्लाइंट्स हमसे बोल रहे होते हैं कि फोरक्लोजर के चार्जेस लग रहे हैं, वो किस कंडीशन पे लग रहे होते हैं? इंडिविजुअल कैपेसिटी पे तो फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बैंक, किसी भी बैंक में फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मैं प्रॉपर्टी ओन कर रहा हूँ, अगर ये प्रॉपर्टी मैं किसी फर्म में ओन कर रहा हूँ, लाइक मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है अपनी कंपनी के नाम से, तब वो चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि 2% होते हैं। सर फिर लोन रीपेमेंट का कोई लॉक इन पीरियड भी होता है? नहीं, ऐसे तो कोई स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड नहीं है। आप होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं और अगले 2 महीने में भी आप होम लोन बंद कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। उस पे ओके। कोई चार्ज, कोई लॉक इन पीरियड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर इस पर कोई टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं क्या जो हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं? जी, टैक्स बेनिफिट होते हैं। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों में अलग-अलग टैक्स बेनिफिट होते हैं। एटीसी और 24D दोनों में टैक्स बेनिफिट मिलता है, लोग क्लेम करते हैं। तो सर क्या कोई सर्टेन अमाउंट भी है? 2 लाख रुपए हम इंटरेस्ट में क्लेम कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए हम एटीसी के अंदर प्रिंसिपल में से कवर कर सकते हैं। सो ओके। अब आज के टाइम पे टोटल की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख रुपए हम क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख इंटरेस्ट में, 1.5 लाख प्रिंसिपल में। ओके, 3.5 का बेनिफिट हो सकता है। जी, डिपेंडिंग ऑन इनकम टैक्स की हमारी क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल रेगुलेशन आती हैं, उसके हिसाब से ये काम करेगा। ओके सर। जी। तो सर फिर हमारे होम बायर्स को होम लोन कब अप्लाई करना चाहिए? होम बायर्स को 2 तरीका कर सकते हैं वो। एक तो जब वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कहीं आ रहे हैं, जहाँ भी प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हुई है, अभी वो कोई लोकेलिटी उन्होंने सेट कर ली है कि सेक्टर 150 है, हम्म। सेक्टर 128 है, कहीं भी प्रॉपर्टी वो देख रहे हैं, वो साथ-साथ लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से और एक लमसम अमाउंट के हिसाब से हमने लोन अप्रूवल करवा दिया उनका बैंक से। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या अच्छा होता है कि मेरे अगर कुछ चैलेंजेज़ हैं मेरे प्रोफ़ाइल में जो मुझे नहीं पता, तो वो उनको पता चल जाता है पहले ही, उनका लोन अप्रूवल आ गया, तो बाद का कोई हैसल नहीं रहता। दूसरा प्रोसेस है कि आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली और प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपके होम बायर आते हैं, वो आपके साथ प्रॉपर्टी तो फाइनल करते रहें, मीनवाइल वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ कर लें, जिससे हम उनका लोन विदिन अ वीक अप्रूवल करा देंगे, तो उनको अपना सब कुछ फाइनल करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ओके, प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन कर देनी जी, चाहिए। क्योंकि ओके। आपके जो होम बायर आते हैं उनको आइडिया है कि उनका बजट क्या है। हम्म। कोई अगर 1.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उनको आइडिया 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कितना लोन होगा। उतना लोन हमने उनको पहले ही करा दिया, तो फिर उनको चूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर ऐसे कौन से सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो होम लोन डिसबर्समेंट और होम लोन क्लोजर के टाइम पे बायर को बैंक से ले लेने चाहिए? होम लोन डिसबर्समेंट की अगर बात करें तो डिसबर्समेंट के बाद बायर को अपने बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, उनको एलओडी बोलता है बैंक में, ये एलओडी ले लेना चाहिए, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट मेंशन होते हैं जो डॉक्यूमेंट बैंक ने उनके बिल्डर्स के पेपर्स रखे हैं, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसमें। अलॉटमेंट लेटर है, पीटीएम है, टीपीटी है, पेमेंट की रिसिप्ट है, सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके बैंक के पास हैं उसकी एक पूरी लिस्ट होती है। उसको एलओडी बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। वो अपने बायर्स को लेके हमेशा अपने पास रखना चाहिए डिसबर्समेंट के केस में। डिसबर्समेंट के बाद। हम्म। फिर अगर हम क्लोजर की बात करें कि जब वो लोन फोरक्लोज करने के लिए आते हैं, तो फोरक्लोजर के टाइम पे या तो उनको वही एलओडी वापस लेके जानी है या बैंक से रिक्वेस्ट करनी है कि आप मुझे मेरी एलओडी दे दो। एलओडी के हिसाब से ही आपको सारे पेपर फिर से वापस लेने हैं। सो एलओडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। दोज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच यस, यू यस, मेंशन। यस। ओके। सर किसी भी होम लोन में को एप्लीकेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? कोएप्लीकेंट की बात करें तो जो भी प्रॉपर्टी ओनर होंगे, लाइक मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय करी है हम्म। और वो मैंने और मेरी स्पाउस के नाम पे है, अगर वो दोनों ओन्ड करते हैं तो दोनों को कोएप्लीकेंट होना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉपर्टी ओनर हैं उनको तो कोएप्लीकेंट होना ही पड़ेगा। कुछ केसेस में क्या होता है, लाइक मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है, सिर्फ मेरी इनकम एलिजिबिलिटी से लोन नहीं बन पा रहा हम्म। और मैं साथ में स्पाउस मेरी वर्किंग है, बट वो प्रॉपर्टी ओन नहीं करती हैं, उनको मैं कोएप्लीकेंट बना सकता हूँ। सो होम लोन में मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे फादर, मेरे मदर, ये लोग कोएप्लीकेंट हो सकते हैं। ओके। तो मीन्स आपकी स्पाउस, आपके बच्चे या फिर आपके पेरेंट्स को आप को एप्लीकेंट बना सकते हैं। जी। ओके।
तो सर आज हमने बात करी को एप्लीकेंट्स के बारे में, टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो इसके अलावा क्या और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो होम लोन के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं वो आपके पास आके पूछ रहे होते हैं? ऐसे तो एक एक करके सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं जो आपके होम बायर्स के सवाल हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा तो शायद आपके ही सवाल थे। ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर लिए। इसके अलावा भी अगर आपके होम बायर्स के कोई सवाल हैं तो वो डायरेक्टली दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके सारे सवालों का निस्तारण किया जाए। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना कीमती टाइम हमें देने के लिए और हमारे व्यूअर्स के इतनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू निकिता, मुझे भी आपसे बात करके और आपके व्यूअर्स के जो सवाल और डाउट्स थे उनको रिजॉल्व करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आज जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है या कोई डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर सर के नंबर पे डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हो। ही विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।